गुड मॉर्निंग। तो डाइजेशन की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम तीन पार्ट्स देख रहे थे। उन तीनों में हमने पहला भाग पिछली क्लास में देख लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने जब प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया, उसमें हमने देखा कि फूड, एलिमेंट्री कैनाल और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, इन तीन भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, फूड का पार्ट्स हमने पिछली क्लास में देख लिया है। एलिमेंट्री कैनाल को आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम माउथ टू एनस कहते हैं। इस माउथ टू एनस वाले जो पार्ट्स है, इनमें अलग अलग ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर हम एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया जाता है। माउथ के अंदर हम सबसे पहले टीथ का डिस्कशन कर रहे थे, दांत का हम डिस्कशन करेंगे। हम ये बताएंगे कि जैसे भोजन हम लेते हैं, भोजन के बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि दांत के बारे में भी थोड़ा जिक्र में कर गया था पिछले में कि क्या है, कैसे हैं। अब उनका थोड़ा सा हम आगे जा कर के इनको हम देख लेंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उन चीज़ों के लिए हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा देखेंगे। दांतों की हमने बात की तो हमने यहाँ पर कहा कि एक्टो ठीक है, हमने इसको एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन हमने माना इसे। ठीक है, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब ये होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, दोनों को। जब हम टीथ को देखते हैं तो टीथ के यहाँ पर तीन पार्ट्स हमें मिलते हैं, क्राउन, नेक, ठीक है, और रूट, जड़ जिसको हम कहते हैं। ये बार बार देखने को मिलता है हमारा, नेक, क्राउन और रूट। ये तीन पार्ट्स उसके सामान्यतया जब हम देखते हैं। एक दांत की अगर बात करेंगे तो एक क्राउन पार्ट्स, फिर उसके बाद नेक रीजन, उसके बीच का मिडिल पार्ट्स, ठीक है, देन उसके बाद रूट पार्ट्स। ये तीन चीज़ें मिलती हैं। ठीक, ये तीन भाग हो गए। अगर ये पूछा जाएगा तो इसको देखना। आगे जब देखते हैं हम कि ये जो हमारे टीथ हैं, इनको एक्टोमीजोडर्मल कहते हैं। इसका भाग अगर हम देखना चाहते हैं तो इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है, दो, सामान्यतया इनेमल और डेंटाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इनेमल और डेंटीन हम कहते हैं। डेंटाइन, इनेमल और डेंटीन, ये दो भाग हम मुख्यतया इसमें देखते हैं ना। तो इनेमल पार्ट्स जो हमारा है, इनेमल भाग जो हमारा है, इसका ओरिजिन जो है एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से हो रहा है। और ये वाइट वाला भाग है हमारा। ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट्स जो है, सबसे ऊपर का जो वाइट वाला भाग है, उसको हम कह रहे हैं एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक, एक्टोडर्मल। और डेंटाइन की जब हम बात करते हैं तो डेंटाइन जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, और ये उसके अंदर का भाग होता है। ठीक है, उसके अंदर वाला भाग है डेंटाइन। इनेमल का भाग को हम सबसे ज़्यादा सॉलिड, जो बॉडी का सबसे ज़्यादा कठोर भाग है, वो हमारा है। कौन सा भाग है? इनेमल पार्ट। ठीक, इसका जो ओरिजिन होता है, इसका जो बनना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ध्यान देना यहाँ पर, इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे गए थे। हमने ये कहा था कि यहाँ पर जो टीथ है, हमारे जो दांत हैं, उसमें कुछ तंत्रिका तंत्र होती है, नर्व सिस्टम होती है, वेन होती है, आर्टरीज होती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन आगे भेजती रहती है। ठीक है, तो यहाँ अब जब हम आगे देखते हैं, मुख्यतया ये तो सामान्य एक दांत की हमने बात करी, जहाँ जहाँ से आपका थोड़ा सा पूछ लेगा कि डेंटाइन कैसा ओरिजिन है, डेंटाइन कौन सा भाग है, इनेमल का ओरिजिन क्या है, इनको पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि पूरा दांत का जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ से हुआ है।
अब सामान्यतया हम जब देखते हैं तो हमारे पास दो जॉ हैं, और इन दो जबड़ों में हमारे पास 4 सेट ऑफ टीथ, 4 सेट हैं उनके, ठीक है, 4 भाग हैं, यानी कि हम इस माउथ को इस तरह से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 पार्ट्स हमने डिवाइड किए, ठीक। तो इनको जब हम देखते हैं, हम सामान्यतया हम कहते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में कितने टीथ है, 32 टीथ है, ठीक है। तो 32 यानी 32 जो दांत हैं वो किस पैटर्न पर है, उन पैटर्न की जब हम बात करेंगे, ठीक है, वो पैटर्न क्या है, उन पैटर्न को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 पार्ट पैटर्न है, ये 4 चीजें। इंसीजर है पहले, आई से डिनोटेड करते हैं, कैनाइन है, सी से डिनोट कर रहे हैं, प्रीमोलर है, पी एम से डिनोट कर रहे हैं, और उसके बाद मोलर है। तो ये इस एरिया से काफ़ी आपसे ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा जाएगा। जब हम इन 32 ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जब हम देखेंगे, जब ह्यूमन बीइंग के टीथ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमको इंसीजर हमारे पास 2 हैं, कैनाइन 1 है, ठीक है, प्रीमोलर फिर 2 हैं, और मोलर हमारे पास 3 है। ये एक सेट की अगर हम बात करते हैं, उस एक सेट पर एक सेट देखा हमने, कहा पहला सेट ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, या जो भी कहोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, जहाँ से भी हम इसको, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमें 2 टीथ मिलते हैं जिनको हम कहते हैं इंसीजर टीथ, ठीक है, 2 इंसीजर हो गए। उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है एक और सिंगल है, हमने कहा 2, फिर 1 हमें मिल गया, जिस 1 को हम कह रहे हैं क्या, कैनाइन। कैनाइन के बाद हमारे पास 2 दांत ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर कह देते हैं, ठीक। इसके बाद 3 और दांत हैं हमारे पास, ऐसे, ठीक है, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, यहां से यहां तक, जिनको हम 3 टीथ को हम क्या कह देंगे, मोलर। तो ये पैटर्न होता है 2 1 2 3, ऐसे ही यहां रहेगा 2 1 2 3, यानी कि यहां पर 2, ऐसे इस तरीके से। तो एक पैटर्न की जब हम बात करते हैं, उस एक पैटर्न को हम कहते हैं इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये हम एक पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सेम सिचुएशन यहाँ भी है, सेम सिचुएशन यहाँ भी है, और सेम सिचुएशन यहाँ, इन 4 पैटर्न में सेम सिचुएशन है। इसलिए जब हम ह्यूमन बीइंग के टीथ की जब हम बात कहते हैं तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 कहा जाता है। जहाँ पर भी ऐसा पैटर्न आपको दिया जाएगा वो पैटर्न आप देख लेना, 2 प्लस, ठीक है, तो 8 प्लस 8 16 एक में हो गए यहाँ पर, और 16 यहाँ है, 16 टीथ यहाँ है, 16 यहाँ है, यहाँ 8 है, और यहाँ भी 8 है। अब जिस हिसाब से पूछेगा कि एक जौ में कितने टीथ हैं, या ये पूछ देगा कि एक पैटर्न में कितने दांत होते हैं, तो इसको आपने देख लेना है। ये जो हमारा मोलर है, ये विजडम टीथ यहीं पर होते हैं, जिसको अकल दाढ़ भी हम कहते हैं, तो ये बाद में आते हैं। इन टीथ, इन दांतों का कार्य अलग अलग है। जैसे इंसीजर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंसीजर टीथ थोड़ी बड़ी आगे की ओर होती है, फर्स्ट वाली जो आगे की जो 4 दांतें हैं, बड़े वाले टीथ, तो इनका काम है कटिंग करने का काम है यहाँ पर।
कटिंग करते हैं, काटते हैं, भोजन को कट करने का काम करता है। यहाँ से पूछ सकता है आपसे कटिंग करने वाला दांत कौन सा है। और कैनाइन जो है वो पिनिंग करने का काम करेगा। अब हमने खाना खाया तो खाने की बाइट हम हाथ से लेते हैं, लेकिन साधारणतया जो नेचर ने हमारे लिए खाने का जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम सामान्यतया क्या है, होंठों से लेने के लिए, यानी टीथ से कट करने का। टीथ से हमने उसको कट किया, उस खाने को ले लिया। अब जा कर के उसमें पिनिंग करने के लिए हमारे पास दूसरे टाइप की टीथ जो कैनाइन है वो पिनिंग करेगी, ताकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम है या माउथ से जो एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, वो एंजाइम यहाँ पर क्या हो जाए, उसमें फिक्स हो जाए, उसमें मैश हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए। देन उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, ये जो दो दांत हैं हमारे, ये क्या करते हैं, उनको ग्लाइंडिंग करने का काम करते हैं, उनको मैश करने का कार्य करते हैं। तो आप इनका कार्य देख लेना, यहाँ पर ग्लाइंडिंग करने का काम करेंगे, ग्लाइंडिंग करने का काम करेंगे, मिक्स करने का काम करेंगे, ठीक है, मिक्स करने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो टीथ है, इन टीथ का ये एक पैटर्न है, ठीक है। और कितने हैं, 32 टीथ है, ठीक। इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे, जैसे कई बार ये पूछता है कि एलिफेंट में कितने टीथ हैं, ये टाइप के क्वेश्चन अब थोड़ा कम पूछेगा। जनरली एलिफेंट में 26 रहते हैं। और अब जो क्वेश्चन आपके आएंगे एलटी में जो पूछे जाएंगे, वो इंटरनली पूछा जाएगा कि टीथ में डेवलपमेंट कैसे हुआ है, या एनिमल का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, या फिर इस तरीके से कोई एक टीथ के बारे में पूछ देगा। साधारणतया हम बात करते हैं एडल्ट ह्यूमन बीइंग की। एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जब हम बात करते हैं, एडल्ट की ह्यूमन बीइंग की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं 32 टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की हम बात कर रहे हैं। तो इंसीजर 2, 1, 2, 3, ये पैटर्न है हमारा, ठीक है। कोई कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ पूछना हो तो आप मैसेज करें, ताकि जो पार्ट्स यहाँ पर पूरा हो जाए, तो उसके रिलेटिव जो क्वेश्चन आप पूछोगे तो डायरेक्ट उसको क्लियर किया जा सकेगा, ठीक है। तो तुरंत आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर जब हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में हमने देखा 32 हमारे पास टीथ हैं, ठीक है, एडल्ट की अगर हम बात करते हैं। अब इसी को जब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग में बच्चे हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये प्रीमोलर, ये तो एडल्ट की हो गया। अब अगर हम उनके बच्चों की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रीमोलर जो होता है वो नहीं होते हैं, प्रीमोलर यहाँ पर 0 हो जाते हैं, 2, 1, 0, 3, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ जब हम पैटर्न को देखेंगे 2, 1, 0, 3 अपॉन 2, 1, 0, 3, ठीक है, तो क्या हो गया, कितने हो गए, 6/6। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे, जब हम इस पर जाएंगे आगे, तो यहाँ हमने देखा कि एडल्ट पर हमें 32, और जो उनके यंग वंस जो बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों पर जब हम बच्चों की टीथ की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर केवल 20 हमें देखने को मिलते हैं, 20 मिलते हैं देखने को, ठीक है। वहाँ पर प्रीमोलर नहीं है। प्रीमोलर की जब बात आएगी तो वहाँ प्रीमोलर टीथ जो प्रीमोलर है वो दांत वहाँ पर नहीं है। केवल कितने टीथ हैं वहाँ पर, कितने हैं वहाँ पर, 20, केवल 20। अब जो टोटल जो हमारे पास 32 दांत हैं, उन टीथों में से 12 जो है हमारे पास वो क्या है, परमानेंट, और 20 जो हैं वो क्या है, टेम्परेरी टीथ है। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको बार बार पूछ सकता है कि टेम्परेरी टीथ कितने हैं और परमानेंट टीथ कितने हैं करके, ठीक है। तो ये मुख्य इनका जो पैटर्न था वो इस पैटर्न पर रहते हैं। अब अगर हम इसको
स्पेसिफिक देखते हैं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन 4 प्रकार से जो इनके प्रकार हैं उनको अगर हम देखते हैं, उनका हमने डिस्कशन भी किया, पीछे हमने इन पर बात कर ली कि इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और फिर मोलर जो है वो 3। ठीक है, 2 1 2 3 ये पैटर्न रहता है 2 1 2 3 का। और जब हम यंग वंस में देखेंगे, जब हम बच्चों में इस चीज़ का जब हम इसको देख रहे हैं बच्चों में देखेंगे, तो वहाँ पर ये विशेषकर ये ध्यान रखना है कि जो ये प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर अब्सेंट, यानी कि प्रीमोलर टीथ वहाँ पर अभी नहीं रहती है, नहीं पाई जाएगी। ठीक है, वहाँ पर ये टीथ बाद में जब थोड़ा एज, जब टीन एज से ऊपर को जब एज बढ़ती है तो उसके बाद ये टीथ आते रहते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेटा हैं हमारे, जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल हैं, उन वर्टिब्रेट एनिमल में पूरे जीवन भर, पूरे जब तक उनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी, पूरे लाइफ साइकिल जब उनकी चलेगी, तब तक इनके टीथ जो हैं वो क्या रहेंगे, आते रहेंगे और टूटते रहते हैं। बोन पार्ट्स है, बोनी पार्टिकल है। ठीक है, इसलिए वो ब्रेक हो जाते हैं बीच में से। ठीक, तो स्थायी टीथ हमने कहा कि केवल हमारे पास 12 हैं। 12 टीथ ऐसे हैं जो स्थायी हैं, परमानेंट हैं, और 20 जो उसके बाद 20 टीथ हैं वो हमारे पास क्या हैं, ये टेम्परेरी टीथ कहलाते हैं, ये बार बार गिरते रहते हैं। लेकिन जब हम मैमल्स में देखते हैं, व्हेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, व्हेल मछली जिसको हम कहते हैं मैमल्स में रखा गया है, मैमल्स की अगर हम बात करते हैं, सामान्य वर्टिब्रेटा की अगर हमने बात की, तो वर्टिब्रेटा की जब बात करते तो यहाँ पर तो हम कहते हैं कि इनकी बॉडी में जो टीथ है वो लाइफ टाइम तक निकलते रहेंगे, टूटते रहेंगे और आते रहेंगे, इसलिए इनको हम पॉलीडेंटल कह देते हैं। ठीक है, लेकिन व्हेल जो है वो मोनोडेंटल, उसमें एक ही बार टीथ आएंगे और वो फिर मोनोफायोडोंट हमारी कहलाएगी। ठीक है, देन आगे जब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हम आगे इसके आगे जा रहे हैं, ये तो टीथ की बात हो गई। दांत, सामान्य जो क्वेश्चन आपसे एलटी के लिए इसमें पूछे जा सकते हैं वो इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। इससे आगे ये टीथ का सिस्टम यहाँ पर। देन इसी माउथ रीजन पर आगे जब हम देखते हैं तो एक ग्लैंड हमको मिलती है जिसको हम सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या करती है सलेवरी ग्लैंड? माउथ में एक टंग भी पाई जाती है। टीथ तो है, टीथ के बाद क्या है हमारे पास? एक टंग यानी जीभ है हमारे पास। अब भोजन तो हमने ले लिया, भोजन तो हमें मिल गया। भोजन मिलने के बाद उसको हमने सिस्टमेटिक भी बता दिया कि भोजन इंसीजर टीथ उसको कट करेगी, पिनिंग करने का काम कैनाइन करेगी, फिर ग्लैंडिंग करने का काम, उसके बाद जो उसे मिक्स करने का काम है, उसको एक बाउल का जैसा जो स्ट्रक्चर बनाने का काम जो करेगा वो हमारा प्रीमोलर और मोलर टीथ करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे जो भोजन जो हमारा है वो फूड इन सब टीथ में जाने के लिए जो रोटेट होगा माउथ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेगी? ठीक है, जो रोटेट होगा जो टीथ है हमारा, वो अगर पूरी बॉडी में रोटेट हो रहा है, पूरे बॉडी इन द सेंस यहाँ पर पूरे माउथ की हम जो बात कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स जो हम ये हमारा प्राइमरी फर्स्ट ऑर्गन जो है हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो रोटेट होगा वो टंग के थ्रू होगा। टंग उसे क्या करेगी? रोटेट करेगी, घुमाएगी। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्मल होता है। ये ध्यान देना कि जब हम टंग की बात करें यानी जीभ की बात कह रहे हैं, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्मल है। और ये जो विकास, जो डेवलपमेंट की जो हम बात कह रहे हैं, ये जो बनना, हाँ क्वेश्चन पूछा है
किरण ने कि सिलेबस जो है पेपर से पहले पूरा हो पाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, कोशिश करेंगे कि सिलेबस को हम इसके पहले पूरा कर लेंगे पेपर, ठीक है, ऐसा कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितना डीप पढ़ोगे उतना ही पूछा जाएगा, हो जाएगा सिलेबस पूरा, इस पर कोई डाउट नहीं है। कोशिश ऐसे करेंगे कि कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे जब हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक, और मुख्य आप जो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछेंगे, वो जो हमारे स्क्रीन पर जो ये नंबर जा रहे होंगे ना, आप इस पर देख लो, यहाँ पर पूछो। इस क्लास पर अगर आप क्लास से रिलेटिव जैसे कोई जो भी आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ पूछना है, इनको पूछोगे तो हम अपनी क्लास को सही तरीके से रन कर पाएंगे, ठीक तरीके से आगे जा पाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, हो जाएगा, कोर्स पूरा हो जाएगा। आगे जब हम देखेंगे तो हम कह रहे हैं कि टंग का जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्मल डेवलपमेंट होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर जिसको हम स्लाइवा कहते हैं, लार कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्लाइवा, ये क्या है, म्यूकस का मिक्सचर है, मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है, मतलब मिक्स्ड म्यूकस, पूरा म्यूकस है, मिक्सचर ऑफ म्यूकस है ये पूरा। इसमें स्लेबरी एमाइलेज यानी कि स्लाइवा, ये जो सिक्रीशन होता है माउथ से ही सिक्रीशन होने लगता है। जब खाना मुंह में चले जाता है तो वहीं से डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होने लग जाती है, ठीक है। तो एक सिरे से हम ऑर्गन को देखेंगे, एक सिरे से जो ऑर्गन हैं उनमें जैसे जैसे एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जैसे वो एंजाइम को आगे सिक्रीट करते हैं, उन एंजाइम्स के बारे में ही पढ़ेंगे और देख लेंगे हम, ठीक है। तो जैसे हम स्लेबरी ग्लैंड को देखेंगे तो स्लेबरी ग्लैंड को यहाँ पर हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक स्लेबरी ग्लैंड की जब हम स्लेबरी ग्लैंड को देखते हैं तो कभी ये पूछ लेंगे कि स्लेबरी ग्लैंड को डिवाइड किया है, एक माइनर पार्ट्स, दूसरा मेजर, ठीक है। इस मेजर भाग से ही अधिकतर हमारा स्लाइवा सिक्रीशन रहता है। टंग्स के नीचे, ठीक है, जो पार्ट्स है हमारा, वहाँ पर स्लेबरी ग्लैंड्स बॉडी के लिए है, डाइजेशन के लिए है, तो वो एक माइनर स्लेबरी ग्लैंड हम जिनको कहते हैं, साधारणतया कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि लिप में या टंग्स से जो हल्के से जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसको हमने डिवाइड किया है माइनर स्लेबरी ग्लैंड में। मेजर स्लेबरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये स्लेबरी एमाइलेज को सिक्रीशन करने के लिए जो तीन अलग अलग तीन जोड़ी हम कहते हैं पेयर में, थ्री पेयर में हमारे पास यहाँ से क्या है, ग्लैंड्स हैं, यहाँ कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं उनमें, जहाँ से एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है सबलिंगुअल, सबसे पहली बात अब हम कहते हैं कि यहाँ पर जो स्लेबरी ग्लैंड थ्री पेयर में है, यहाँ पर सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, ये माउथ के एंटीरियर पार्ट्स की ओर हमें देखने को मिलेगी। माउथ के कहाँ को मिलेगी, एंटीरियर पार्ट्स की ओर, एंटीरियर पार्ट्स में मिलेगी, यहाँ से अपना सिक्रीशन सिक्रीट करती है एंजाइम, ठीक। दूसरी बात हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हम अक्सर इसका डिस्कशन करते हैं, हम ये देखते हैं कि एक कानों के पास में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि टंग के नीचे पार्ट्स को, ठीक है, माउथ रीजन पर, तो यहाँ पर दो हमारे ग्लैंड्स पाई जाती हैं आगे, ठीक है। वो थोड़ी सी लेंथ यानी लॉन्ग होती हैं, आगे की ओर बड़ी हुई होती हैं उनको। इनमें जब कभी हम देखते हैं तो हमारे इस एरिया में मम्प्स जिस समय होती है, जो पैरोटिड ग्लैंड के ही इसी में स्वेलिंग आने से हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड हो गया। तीसरा सब मैंडिबुलर्स, नंबर थर्ड हमारे पास है सब
मैंडिबुलस ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड यहाँ पर हैं हमारे पास, किसमें, हम जो इसके मेजर ग्रुप कह रहे हैं, या मेजर पार्ट्स, हम जो सिलेब्री एमाइलेज जहाँ सिक्रीशन हो रहा है वहाँ का सब मैंडिबुलर्स जो है हमारा, सब नीचे जो हमारा जो लोअर जो है, लोअर जो के आसपास जो हमें देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से इन तीनों के बारे में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। एमाइलेज के बारे में पूछ सकता है। सिलेब्री ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक एंजाइम मिलता है सिलेब्री एमाइलेज, जिसको हम लार कहते हैं साधारणतया, लार ग्रंथि कहा जाता है इनको हम साधारणतया लार कहते हैं, ठीक है। टाइलिन की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम इनको देखेंगे तो यहाँ भोजन को एसिडिक बनाया जाता है माउथ में, यानी कि इसका पीएच कितना होगा, पीएच जो है वो 6.8 के इक्विवेलेंट होता है, पीएच की जब हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, 6.8। और साथ साथ में इसमें क्या पाई जाती है, म्यूसिन पाई जाती है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन। पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, इनका मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। किसमें, सलाइवा में। जब हम बात करें सलाइवा की, सलाइवा कहाँ पर है, माउथ रीजन पे, और यहीं से डाइजेशन शुरू कर देता है। डाइजेशन शुरू करने का मतलब ये है कि ये फूड को यहाँ पर एसिडिक नेचर बनाना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। और म्यूसिन पाया जा रहा है, सोडियम आयन पाए जा रहे हैं, पोटेशियम आयन पाया जा रहा है, कैल्शियम आयन पाए जा रहे हैं। तो इनके बारे में आपसे हल्का सा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, म्यूसिन आ सकता है, पीएच वैल्यू इसकी पूछ सकता है। तो ये आप इसको यहाँ पर देख लेंगे कि सलाइवा में कौन सा क्या क्या पाया जाता है, इनमें से इनको पूछा जा सकता है। तो ये साधारण हमारा सिलेब्री एमाइलेज माउथ रीजन पर। अब माउथ के बाद जो दूसरा, जब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि माउथ, फेरिंग्स है, फिर है ईसोफेगस, उसके बाद हमने कहा स्टमक के बाद हमने कहा इंटेस्टाइन, इसी में हमने कहा एनस। तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। इन भाग में हमने माउथ रीजन का जो जितना भी माउथ रीजन में जो भाग है लगभग हमने उसको कैच कर लिया, देख लिया है। तो इस एरिया को आपको देखना है, यहाँ कहीं पर से माउथ रीजन का से जो क्वेश्चन है हमारे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। सेकंड भाग, इसके बाद जब भोजन पर इतने यहाँ तक ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है। अब अगर यहाँ पर की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ से जो डेवलपमेंट हुआ, जो भोजन का जो डाइजेशन हो गया है, अब जितना हमने कहा कि ये टीथ, हमने कहा कि इंसीजर उसको कट कर रही है, कैनाइन पिनिंग कर रही है, देन उसके बाद मोलर, प्रीमोलर उसको क्या करें, बॉल्स बना दे रहे हैं, पूरा मिक्स कर दे रहे हैं। देन इस भोजन को एक दांत से दूसरे दांत की ओर जो घुमाने का कार्य कर रहा है वो हमारा टंग्स कर रहा है। इस एरिया में सिलेब्री एमाइलेज से सलाइवा सिक्रीशन हो रहा है, और उस सलाइवा सिक्रीशन से जो सलाइवा जो लार निकल रही है उससे ही भोजन का जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, मीठा जो टेस्ट हमको लगता है वो इसी से, यहाँ पर कोई भी साधारण भी खाना अगर खा रहे हैं तो उसमें अगर ये सलाइवा सिक्रीशन होगा तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा, मीठा है। कभी इसको बारे में याद रखना, ध्यान रखना इसको, तो वो इसका टेस्ट अच्छा कर देता है, ये कहने का मतलब है साधारणतया, ठीक है। आगे जाकर के अगर हम फेरिंग्स की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फेरिंग्स बहुत इंटरेस्टेड पार्ट्स है हमारा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। फेरिंग्स एक्चुअली पर इंटरेस्टेड पार्ट्स इसलिए है क्योंकि फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वर्क करता है। डाइजेस्टिव कम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या है, डाइजेस्टिव कम रेस्पिरेटरी ऑर्गन है,
ठीक है, एक डक्ट है, ठीक, जो जस्ट नेक रीजन के पास में है, ठीक, वहाँ पर इसी के पास फेरिंग्स के साथ ही हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का भी काम करता है माउथ के पीछे, ठीक, और यहाँ पर जो डाइजेशन के लिए टॉन्सिल्स स्थित रहते हैं, इसको पूछा जा सकता है टॉन्सिल्स कहाँ पर रहते हैं, तो टॉन्सिल्स जो हैं वो फेरिंग्स में पाए जाते हैं, इनको ध्यान देना आप लोग, आपके लिए पूछा जा सकता है। ये जो पार्ट्स है हमारा फेरिंग्स का, डाइजेशन सिस्टम में काम करेगा। इस ऑर्गन में, यहाँ पर जो फेरिंग्स है, इस ऑर्गन के पीछे जाकर के इसोफेगस, एक दूसरा ऑर्गन जो रहता है इसोफेगस, बहुत ज़्यादा इनका यूज डाइजेशन में इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर क्या रहता है कि रेस्पिरेशन के लिए जो एयर जाती है नोस्ट्रल पोर और हम माउथ का जो एक कनेक्शन कहते हैं वो यहाँ पर मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर से फूड इन करता है, ठीक है, फूड इन करेगा, इस इसोफेगल रीजन पर जाएगा, इसोफेगस पर। इसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिर्फ क्या कर रहा है, फूड को एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया पहुंचाने का काम, पहली एरिया क्या है, फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स से स्टमक, उसके बाद अगला क्या है, स्टमक। तो कहीं कहीं पर आपसे ये पूछा जाता है, कहीं कहीं पर ये बताया जाता है, कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा ऑर्गन कौन सा है जो डाइजेशन में वर्क नहीं कर रहा है, वो है इसोफेगस। इसका जिक्र पहले भी किया है मैंने एक जगह, तो ये ध्यान रखना आप। इसोफेगस वहाँ पर डाइजेशन के लिए केवल इसका काम क्या है कि फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ देना, और भोजन फेरिंग्स से कहाँ जाता है, स्टमक में आ जाता है। डाइजेशन का मतलब देखो, एलिमेंट्री कैनाल तो यह है, एलिमेंट्री कैनाल तो है, डाइजेशन का मतलब यह है कि यहाँ से कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहा है। डाइजेशन कहेंगे जब कोई एंजाइम सिक्रीट होगा, ठीक है, कोई एंजाइम सिक्रीट होगा और भोजन का जो भाग है उस पार्ट्स का ब्रेक डाउन करना। बाकी जो ऑर्गन है, जैसे हमने कहा माउथ, यहाँ पर भी डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, बाकी हमने कहा स्टमक, वहाँ भी एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन, वहाँ भी एंजाइम का सिक्रीशन हो रहा है। रेक्टम, एनस को हम इंटेस्टाइन का ही पार्ट्स कहते हैं। इंटेस्टाइन को हम दो भागों में जब डिवाइड करते हैं, स्मॉल सुना ही है आपने, और लार्ज, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक भाग हो जाता है, एक पार्ट्स माना जाता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब जब हम इसके आगे जाएंगे, स्टमक की हम जब बात करेंगे, स्टमक की हम बात करेंगे, आमाशय हम कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, कैसा, सिकल शेप्ड एक स्ट्रक्चर है, सिकल शेप्ड, यानी सबसे चौड़ा ऑर्गन है, अंग है, किसका, सबसे चौड़ा अंग है। किसका अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, हम कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर चार भागों में सामान्य विभाजित किया है स्टमक को। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा सिकल शेप्ड एक स्ट्रक्चर है और चौड़ा भाग है हमारे उसमें, इससे ये फूला हुआ भाग दूसरा और कोई नहीं है, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। बाकी ऑर्गन और अलग हैं, ठीक है, केवल एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करें वहाँ पर की हम बात करें। जो बॉडी के अंदर आप रेस्पिरेशन के समय भी पढ़ते हुए डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम के जस्ट पीछे एक ऑर्गन रहता है, वो ऑर्गन डायफ्राम के पीछे एरिया में, ठीक है, डायफ्राम के पीछे जब हम देखते हैं तो वहाँ ऊपर लंग्स हैं, लंग्स के नीचे हार्ट है, ठीक है,
रिप्स के पीछे। तो डायफ्राम जहाँ जहाँ पर है उसके लगभग लगभग जस्ट उसके बैक साइड में एक जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो हमारा स्टमक है। स्टमक को हमने मुख्य 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कार्डियक, ठीक है, फंडिक, कॉर्पस, ये भाग हमारा कार्डियक है, कार्डियक भाग है। उसके बाद हम फंडिक, कॉर्पस और पाइलोरिक, फंडिक पार्ट्स है, कॉर्पस पार्ट्स है और पाइलोरिक भाग। इस तरीके से इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। ये जो ऊपर से ये भाग आप देख रहे हो, ये जो पार्ट्स है ये ईसोफेगस, ईसोफेगस यहाँ पर आया हुआ है, ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है। जो ईसोफेगस से जो भोजन है वो स्टमक में आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ईसोफेगस से जुड़ने के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान देना, गैस्ट्रो ईसोफेजियल यानी कार्डिया। जब ईसोफेगस से जो जुड़ता है, ईसोफेगस से जुड़ने के लिए कार्डिया, कार्डिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्डिया। इस ओपनिंग होती है एक, इस ओपनिंग को गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग कहते हैं, ओपनिंग कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से आप सुनना कि कार्डिया जो एक ईसोफेगल और स्टमक को जोड़ने वाला भाग है, ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल ओपनिंग जिसको हम कह रहे हैं, वो ओपनिंग क्या कर रही है? जो इस फेरिंग्स से जो खाना आ रहा है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचा रहा है। ठीक है, अब इस कार्डियक पार्ट्स में, इस कार्डिया में कार्डियक स्फिंक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये कभी कभी पूछा जाएगा, ये पूछा ही जाएगा, इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। कार्डियक स्फिंक्टर जो होते हैं वो स्टमक में आए हुए भोजन को ईसोफेगल में जाने से रोकती है, यानी वन वे मूवमेंट कराती हैं। वन वे मूवमेंट का मतलब ये है कि जो ईसोफेगस है वहाँ से जो भोजन है वो इस स्टमक के अंदर आ जाएगा, यहाँ भेज देते हैं, इस स्टमक में भेजते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये 2 चीज़ हमारे पास मुख्य है, एक कार्डिया हो गए, गैस्ट्रो ईसोफेगल ओपनिंग जहाँ से भोजन आएगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि इस ओपनिंग के पास हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जो कार्डियक स्फिंक्टर वन वे मूवमेंट कराते हैं, स्टमक पर आए हुए भोजन को ईसोफेगस तक आने पर रोकती है। तो ये 2 चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाएंगी, इनके बारे में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो इनको आप अपने ध्यान में रखना थोड़ा बहुत। बाकी स्ट्रक्चर तो पूछना नहीं है, स्ट्रक्चर तो पूछना नहीं है। स्ट्रक्चर में आपको ये रखना है, इस तरीके से ध्यान रखना है अपने पास कि स्टमक के कितने भाग हैं, कार्डियक, फंडिक, कॉर्पस, पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग जो है वो ये सब जहाँ कार्डिया पाई गई है, जहाँ इस स्फिंक्टर पाए गए हैं, इस प्राइमरी फर्स्ट भाग को हम कार्डिया कह रहे हैं। इसके बाद जो बाकी 3 पार्ट्स हैं, पूरा स्टमक तो 4 भागों में डिवाइड है ही, बाकी जो ये जो 3 भाग हैं ये अलग अलग नेचर के एनिमल के लिए अलग अलग तरीके का काम करेंगे। ह्यूमन बीइंग में तो ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन जो जुगाली करते हैं जो एनिमल, जैसे काऊ की हम बात करते हैं, वो बैठता है ना, बैठे रहता है, उसके बाद मुंह चबाते रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो तीनों भाग हैं हमारे स्टमक के, ये र्यूमर का काम करते हैं, र्यूमर का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, भोजन का फर्मेंटेशन करते हैं। भोजन का क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है।
ठीक है, फर्मेंटेशन हो जाता है। और ऊंट की अगर हम बात करें, वहाँ पर कॉर्पस और पाइलोरिक केवल दो भाग जो होते हैं स्टमक के वो यूज होते हैं रूमन में। ठीक है, ठीक। रूमन जो पार्ट्स है वो स्टमक का है, और स्टमक को जब हमने चार भागों में डिवाइड किया उनमें से तीन पार्ट्स रूमेन बन जाते हैं। और वहाँ पर जो जितने भी जो एनिमल जैसे काव, बफेलो, ठीक है, जो ये एनिमल हैं जो जुगाली करते हैं, उन सब में भोजन का फर्मेंटेशन होता है। अब हम बात करें ऊंट की, कैमल की, तो कैमल में ये दो भाग जो होते हैं स्टमक का वो इस रूमन का काम करते हैं, वहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान, इस फर्मेंटेशन के कार्य जिस समय चल रहा है उस वक्त वहाँ पर क्या होता है कि लगभग 7 या 8 गैलन, यानी 1 गैलन को अगर हम 20 लीटर भी माने तो यह इस तरीके से देखो, ठीक है। तो 8-10 दिन के लिए वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, भोजन जो मटेरियल है वो इकट्ठा रहता है स्टमक में। ठीक है, कैमल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ इसलिए ये स्टमक जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मुख्य और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स। क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई भी ऐसा आपको इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, और अदर कोई क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव या कोई नोट्स से रिलेटिव या अदर कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना है, वो इन नंबर हैं, इन नंबरों से पूछ लेना। और सब्जेक्टिव ही कभी आपको अगर और पूछना है, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। आगे जब इससे आगे समझ तो क्लियर आ रहा है ना? हाँ, देखो उषा ने पूछा है क्वेश्चन कि इनका क्या क्या इनका पार्ट्स, इनका क्या रोल होता है डाइजेशन में। आगे अभी तो हमने केवल स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया है, इनका रोल है डिस्कशन में। इनका रोल आएगा डाइजेशन में, इनका रोल आएगा कि एंजाइम को सिक्रीट करने में। जब हम अब इससे आगे हम जा रहे हैं कि अब इनका रोल क्या है, समझ रहे हैं? तो अब क्लियर हो जाएगा आपको आगे जाके। जब हम यहाँ पर जाते हैं, जब हम इस स्टमक की वॉल की ओर जाते हैं, ठीक है, वॉल में जा रहे हैं, तो इस वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इनका जो रोल है वो रोल है एंजाइम को सिक्रीट करना और भोजन का डाइजेशन करना। तो आपने यहाँ सुना होगा कि स्टमक में जब डाइजेशन होता है तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का तो खैर डाइजेशन अगर हम देखते हैं तो माउथ से प्रारंभ हो जाता है और इंटेस्टाइन में, इसके बाद इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ पर लिपिड का डाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो HCl का सिक्रीशन होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ध्यान आ रहा होगा आपको, पैराइटल ग्लैंड पाए जाएंगे, वहाँ पर HCl का सिक्रीशन होगा। तो वो HCl भोजन को कवर करेगी और ये जो फंक्शन है वो आगे यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो जब हम इस बाकी जो स्टमक का जो बाकी भाग है उसकी वॉल को जब हम देखते हैं तो उस वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जा रहे हैं। समझिए बात? उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाले क्या पाए जा रहे हैं, कह रहे हैं हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन होने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं। यानी कि स्टमक से जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फूड के समय ही ये चीज़ क्लियर करा दी थी कि भोजन तो हम बाहर से लेंगे, लेकिन जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी सिक्रीट करे। एंजाइम भोजन का पार्ट्स नहीं है, ध्यान देना इसको, ठीक है। वो हमारी बॉडी सिक्रीट कर रही है उसको, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो सेल इनको सिक्रीट करेंगे। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में
डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। जैसे पहला म्यूकस नेक सेल्स हम कहते हैं, इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है, एक म्यूकस नेक सेल्स, पहली कोशिकाएं, पहली कोशिकाएं जो है म्यूकस कोशिकाएं जिनको हम कह रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल की तरह होती है। ध्यान देना, एपिथेलियल सेल जो एक्सटर्नल जो बाहरी सेल होती हैं वो एपिथेलियल सेल होती हैं। इनसे म्यूकस किसकी तरह होती है, एपिथेलियल, किसकी तरह हो रही है, एपिथेलियल सेल की तरह है, एपिथेलियल सेल की तरह है। और यहां से क्या हो रहा है, म्यूकस का सिक्रीशन हो रहा है, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे हैं म्यूकस नेक सेल्स, पहली जो सेल्स है। दूसरी पैराइटल, लेकिन हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पाए जाने वाले सेल की, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। देखो ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। ये जो ग्लैंड की जो कोशिका है, ये इन सब में सबसे बड़ी ग्लैंड, बड़ी सेल्स हैं। यहाँ से HCl का सिक्रीशन होता है, HCl का सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन हो रहा है, HCl का सिक्रीशन ये कर रही है। ठीक है, अब जो HCl का ये सिक्रीशन कर रही है, उस HCl में गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस है, हम उस जूस पे ही कह देते हैं, ठीक है, कि जो गैस्ट्रिक जूस है उस गैस्ट्रिक जूस में HCl का सिक्रीशन होता है, कंसंट्रेशन HCl का सिक्रीशन होता है। लगभग लगभग 97% यहाँ पर वाटर होता है और 0.1 to 0.3% जो है वो कंसंट्रेट HCl। 97 से 98 तक, 99 तक लगभग वाटर होता है। जो गैस्ट्रिक जूस है, हम पूरे गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूस में HCl सिक्रेट होता है, हम उसी को HCl कहते हैं, कंसंट्रेशन HCl। ठीक है, तो इस HCl का जो पैराटाइल सेल्स सिक्रेट करते हैं, कहाँ से हो रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक जूस में। लेकिन कौन सी सेल इसको सिक्रेट कर रही है, पैराटाइल। कौन सी सेल सिक्रेट कर रही है, पैराटाइल कोशिका है। ठीक है, पैराइटल कोशिका HCl को सिक्रीशन कर रहा है, और यह HCl में जो कंसंट्रेशन HCl है 1.1 से लेकर के 3% तक, उसके बाद 97% से लेकर 99, 98, 99 जो है हमारा क्या पाया जाता है, वहाँ पर वाटर पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, क्यों ये पाया जा रहा है, क्या काम इसका है यहाँ पर। तो जब स्लाइवा सिक्रीशन हुआ था माउथ से, पहला जो काम होता है HCl का, जो स्लाइवा सिक्रीशन हुआ था, एल्कलाइन जो उस समय एसिडिक हमने कहा ना, वो अम्ली उसको एल्कलाइन बना दे रहा है, और वहाँ पर क्या कर रहा है कि पूरा स्लाइवा कवर हो जा रहा है भोजन पर। उस भोजन को पहुँचते पहुँचते अब वो पहुँच गया स्टमक पर। तो सबसे पहले ये उस स्लाइवा को, स्लाइवा इसलिए ज़रूरी है उसमें कि भोजन खराब ना हो, ठीक, लेकिन उस भोजन को वहाँ से स्टमक तक पहुँचने पर, फेरिंग्स, इसोफेगस, इन सब से गुजरते हुए पहुँचने पर अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कंसंट्रेशन HCl का सिक्रेशन होता है, पहली बात। दूसरा, उस सलाइवा को हटाने के लिए, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए। और तीसरा, जो हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड हैं, इन सब का क्या करना, विखंडन करना, इन सब को ब्रेक डाउन करने के लिए भी इसका कार्य होता है। ये मुख्य 3 काम हैं इसके, इसको ध्यान में रखना। ठीक है यहाँ तक।
क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमने इन दोनों की बात कर ली। तीसरा हमारे पास चीप सेल, नंबर थर्ड चीप सेल, प्रधान सेल जिसको हम कहते हैं, प्रमुख सेल, मेन कोशिकाएं जो होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, चीप सेल हैं। चीप सेल क्या कर रही है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है। डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीट कर रही है, ठीक है। पेराइटल HCl का सिक्रीशन कर रही थी, ठीक है। ये क्या कर रही है अब, डाइजेस्टिव एंजाइम का। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम का, पेप्सिन के लिए जो प्रो एंजाइम होता है, ठीक है, पेप्सिनोज, जो पेप्सिन का जो प्रो एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम, इसका सिक्रीशन चीप सेल के थ्रू होता है। ये कहीं पर पूछा जा सकता है। और साथ साथ में गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, इनका सिक्रीशन जो है वो चीप सेल से हो रहा है। किस किस का, पेप्सिनोजन, ये आएगा, ध्यान देना, प्रोएंजाइम है, किसका है, पेप्सिन का, पेप्सिन का प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रीशन चीप सेल से हो रहा है। और गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज क्या कर रहा है, लिपिड, लिपिड का डाइजेशन कर रहा है। लिपिड के डाइजेशन करने के लिए जो गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट होता है, कहाँ पर, स्टमक पर, उसका सिक्रीशन कर रहा है चीप सेल। तो 3 प्रकार की यहाँ पर हमने देखो सेल्स देख ली। म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है, जो भोजन को तरल बनाने का कार्य करेगा, ठीक। और पेराइटल सेल्स HCl का सिक्रीशन करिए, जो भोजन में बैक्टीरियल का इन्फेक्शन खत्म करेगा, स्लाइवा का इन्फेक्शन खत्म कर देगा। और तीसरा चीप सेल, जहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पेप्सिनोजिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन होगा। तो इनको आपको देखना है। ये क्वेश्चन इस एरिया से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ से, किस सेल से सिक्रीशन हो रहा है, और वो एंजाइम कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, कहाँ कार्य कर रहा है। इस एंजाइम का कार्य क्या है, वो अभी हम जब डाइजेस्टिव ग्लैंड जिस समय हम एंजाइम को पढ़ेंगे, आगे थोड़ा उसमें और पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चौथा एंटीरियो एंडोक्राइन सेल, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये चौथी सेल्स जो हमारी पाई जाती है वो है एंटीरियो एंडोक्राइन सेल। एंटीरियो एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन को देखकर ही आप ये कह सकते हो कि ये एक गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन्स, हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, गैस्ट्रिक नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, क्लियर। ये देखो गैस्ट्रिक नामक एक हार्मोन्स है हमारे पास, उसका सिक्रीशन कौन कर रहा है, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स। कहाँ पर है, स्टमक, स्टमक के भी किस ग्लैंड पर है, गैस्ट्रिक, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर आ सकता है, स्टमक आ सकता है, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल से आ सकते हैं। कौन, गैस्ट्रिक हार्मोन्स। हार्मोन्स जो सिक्रीशन होगा वो डक्टलेस होता है, ये आप लोग जानते हैं, वेल नोन है इस चीज़ से, डक्टलेस है। यानी कि ये जब सिक्रीट होता है इस सेल से तो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ब्लड सेल पर, ब्लड कोशिका यानी कि रक्त कोशिकाओं पर चला जाता है।
और वहाँ पर जा कर के डायरेक्ट क्या है आगे ऑर्गन्स की ओर सिक्रीट कर दिया जाता है। मगर जो एंजाइम है, जो अभी हम बात करें गैस्ट्रिक लाइपेज की, पेप्सिनोजेन की, हम जितने HCl की, ये डक्टेड है, यानी इन पर एक कैनाल है, उस कैनाल पे ये जा रहा है। समझिए ना यहाँ तक इतना क्लियर? एंजाइम जो है वो ब्लड पर जाएगा, वहीं से अपना प्रोसेस करेगा, और नहीं, एंजाइम डक्टेड है, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर सिक्रीट होगा, सेल से सिक्रीट होगा, और वहाँ फूड पर या इस पर जो क्या करेगा वर्क करेगा। हार्मोन्स जो है वो ब्लड में जाएगा और ब्लड में जा करके वहीं पर अपना प्रोसेस करेगा। हार्मोन्स डक्टलेस होता है, वो विदाउट डक्ट यानी डायरेक्ट इस सेल से कहाँ पर चला गया, ब्लड पर चला गया। और एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, उस या तो उस ग्लैंड पर उसी जगह वर्क करेगा, या नलिका के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू आगे बढ़ेगा, जहाँ उसको कार्य करना है वहाँ कार्य कर देगा। हाँ, डक्टलेस, हार्मोन्स डक्टलेस, समृद्धि पांडे जी, ठीक है। हार्मोन्स जो हैं वो डक्टलेस, जहाँ से भी सिक्रीशन होगा उनका डक्टलेस ग्लैंड से होगा, और एंजाइम का जो सिक्रीशन होगा वो डक्टेड ग्लैंड से होगा, नलिका के थ्रू। ठीक, तो ये जो सेल है हमारी एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स, ये क्या कर रही है, एक गैस्ट्रिक नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है। यानी कि ये जो एंटीरियो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन हो गया, सीधी सी बात है, जहाँ पर एंडोक्राइन है डक्टलेस है, डक्ट नहीं है उसमें कोई नहीं, वो सीधे क्या कर रही है, ब्लड में चली जा रही है। तो स्टमक से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, वो हार्मोन्स आप याद रखना गैस्ट्रिक, यानी कि कहाँ से, स्टमक से। कभी ये पूछा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन इस एरिया से? कोई आपको ऐसा इसमें, ये हमारा स्टमक का पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे जा कर के हम जब देखते हैं नेक्स्ट भाग, उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन, आंत, इंटेस्टाइन। ठीक, इंटेस्टाइन डाइजेशन सिस्टम का लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट। फर्स्ट पार्ट माउथ है और लास्ट है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को दो भागों में विभाजित किया है, पहला स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप जानते हो, पहली हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग होती है, 6-7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और चौड़ाई बहुत कम है, 2.5 mm की, इस तरह से इसकी थिकनेस यानी कि जो विड्थ हम कहेंगे वो कम होती है, और लंबाई जो होती है वो 6 से 7-8 मीटर तक की लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम देखते हैं तो मुख्यतया स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में हमने विभाजित किया है, डोडेनम, जिजेनम और इलियम। कौन सा? जिजेनम, पहला डोडेनम। ठीक है, पहला है हमारा डोडेनम, दूसरा जिजेनम, तीसरा इलियम। इन 3 भागों में, ये आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, डोडेनम और जुजेनम और इलियम, ये 3 भाग हैं, यहीं पर पूरा डाइजेशन हो जाता है। इसी इंटेस्टाइन में, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई, ये 2 भाग हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। विलाई, माइक्रोविलाई और एब्जॉर्प्टरी सेल्स। विलाई, ठीक है,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन मैं देखते रहता हूँ, कई जगह पर ये पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उनको क्या कहते हैं, या जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वो बिलाई और बिलाई के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोबिलाई, इनके बारे में पूछा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है, ये 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पहले तो प्रारंभ हो जाएगा माउथ से, उसके बाद आते आते वो जब बच जाता, जो डाइजेशन और आगे करना हो वो यहाँ पर होगा। वहाँ जब हम देखेंगे कि सलाइवा से पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में जैसे सुक्रेज है, ठीक है, तो सुक्रोज है, तो सुक्रेज नामक एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट होगा। लैक्टोज है, लैक्टेज नामक एंजाइम यहाँ सिक्रीट होगा, ठीक है। और माल्टोज है, तो माल्टेज नामक एंजाइम यहाँ पर सिक्रीट होगा, उससे यहाँ पर इनका डाइजेशन होगा। और डाइजेशन होने के बाद लगभग डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी मोनोसेकेराइड में आ जाता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड से होते होते मोनोसेकेराइड में आ जाता है। और प्रोटीन अगर है तो प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में पहुंच जाती है। इसके बाद जो हमारा बाकी जो भोजन बचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जब हम पैटर्न देखते हैं तो इस तरीके से पैटर्न पाया जाता है, ऐसा असेंडिंग कहते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद पैरेलल, ट्रांसवर्स असेंडिंग कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं, फिर डिसेंडिंग कह लेते हैं। ऐसे 3 पार्ट्स, वो तीनों सीकम, कोलन और रेक्टम। तो ये है सीकम, कोलन और ये भाग पूरा यहाँ तक, उसके बाद रेक्टम, यहाँ से इस भाग को हम रेक्टम एनस वाला भाग है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देगा। जब हम बात करते हैं सीकम की तो यहाँ पर इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। यहाँ जो ये डक्ट दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ गई यहाँ से, तो इस भाग से आगे जा कर के हम इसको सीकम कह देंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट्स हमको और देखने को मिलता है जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला भाग हमारा। ये पार्ट्स बंद है देखो यहाँ पर, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से फिर आगे जा कर के हमारा भोजन जाता है। यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जो भोजन आता है वो डाइजेस्टिव भोजन आता है, डाइजेस्ट हुआ भोजन, ठीक है। इस भाग को हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट्स, छोटा सा भाग होता है, ठीक है। और यहाँ आज की डेट में ये फंक्शनल लेस है, ध्यान देना इस चीज़ को। वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको हम कहते हैं, सीकम से ही जुड़ा हुआ होता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन किस भाग से जुड़ा हुआ है? इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट्स से जुड़ा है। कौन से इंटेस्टाइन के? लार्जर। होता क्या है यहाँ पर, इस एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल का मतलब अंग तो है लेकिन फंक्शनल लेस है। ये ऑर्गन ऐसा ऑर्गन था जो पहले किसका डाइजेशन करता था? सेल्यूलोज का डाइजेशन करता था, ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन। जब आग से पका करके हमने खाना शुरू कर दिया तो सेल्यूलोज का डाइजेशन, जैसे वो
आग के नज़दीक, आग की इस संपर्क में आएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब हमें सेलुलोज के डाइजेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये इवोल्यूशन का पार्ट हमारा माना जाता है, वेस्टिजियल जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इवोल्यूशन का पार्ट, कि पहले ये रहा होगा, फंक्शन करता होगा, आज की डेट में अभी फंक्शन नहीं करता, लेकिन बॉडी के अंदर है तो इसको क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है। अब जो स्फिंक्टर स्टमक और इसोफेगल में पाए गए थे, वही स्फिंक्टर मसल्स जो है हमारे पास यहाँ भी पाए जाते हैं रेक्टम में। जो रेक्टम क्या कर रहा है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर की ओर भेज दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से फूड आकर के डायरेक्ट सीकम से होकर कोलन की ओर जाता है। कोलन से जब वह पूरा उसका जो डाइजेशन किया हुआ जो भाग है वो हमारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, विलाई माइक्रोविलाई से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाकी वेस्ट मटेरियल, गैसेस और सब जो है हमारे रेक्टम के थ्रू बाहर, सॉलिड वेस्ट के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा यहाँ पर हमने लगभग एलिमेंट्री कैनाल को हमने देख लिया है, पूरा कर लिया है। क्लियर, समझ गए यहाँ तक? ठीक, कोई डाउट है यहाँ इन पार्ट्स पर? माउथ, हैरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, इन भागों का डिस्कशन हमने आज किया था। ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि किस पार्ट्स से, हालांकि थोड़ा बहुत तो यहाँ हमने चलते चलते उसको डिस्कशन किया कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं इसके बाद वो कौन कौन से हैं, कुछ तो हम बता ही रहे हैं पहले ही कि डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करते ही हैं। हाँ, पार्ट डू नॉट सिक्रीट एंजाइम, ये मैंने 2 बार बोल दिया है, इसको शायद ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं समझते। हम ये कह रहे हैं, देखो मैं इसको एक बार यहाँ पर बोला था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसोफेगस, समृद्धि पांडे जी आराम से ध्यान देना, इसको बैक करके देखना, मैं इसे ये भाग बोला, ये मैंने देखा था कहीं पर। इस एलिमेंट्री कैनाल का इसोफेगस एक ऐसा भाग है जो डाइजेशन में कोई रोल नहीं है इसका, डाइजेशन ऐसा कहते हैं, डाइजेशन में कोई रोल नहीं है का मतलब जो आपका क्वेश्चन है कि सिक्रीट नहीं करता। ठीक है। हाँ, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। ठीक है। उनकी जो वॉल है वो इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम कहते हैं वो सिक्रीट करता है, इसको हम देखेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जैसे लीवर से आने वाला बाइल, उसको भी उसका भी फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर जाता है, जब पूरा डाइजेशन हो जाता है उसके बाद फिर उसका इंटेस्टाइनल जूस, बिलाई माइक्रोबिलाई से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ डाइजेशन रहता है उसको डाइजेशन किया जाता है। ठीक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इसोफेगस है, ध्यान देना इसको, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एंजाइम सिक्रीशन नहीं कर रहा है। ठीक। और इंटेस्टाइन जो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं उनको हम कह रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? इससे रिलेटिव और कोई क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, आप ध्यान देना इन चीज़ों को। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है हम उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।